जैसे घेंघा रोग, ग्वाइटर। सही। घेंघा रोग एक क्लासिक डेफिशिएंसी डिजीज है। इसका किसी वायरस या बैक्टीरिया से कोई लेना देना नहीं है। ये सीधे हमारी थायराइड ग्रंथि मतलब थायराइड ग्लैंड को प्रभावित करता है, जो गले में होती है। इसका कारण आयोडीन की कमी है। पर ये होता कैसे है? गले में मौजूद फॉलिकल्स का इसमें क्या रोल है? इसे ऐसे समझिए, थायराइड ग्रंथि के अंदर लाखों छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जिन्हें फॉलिकल्स कहते हैं। अच्छा। इन फैक्ट्रियों का काम है आयोडीन को कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करके जरूरी हार्मोन बनाना। जब खून में आयोडीन की कमी हो जाती है तो इन फैक्ट्रियों को कच्चा माल नहीं मिलता, तो वो अपना आकार बढ़ा लेती हैं। बिल्कुल। इसकी भरपाई करने के लिए ये फैक्ट्रियां अपना आकार बड़ा करने लगती हैं ताकि वो खून से ज्यादा आयोडीन सोख सकें। इसी कोशिश में ये ग्रंथि सूजकर बड़ी हो जाती है, जिसे हम घेंगा कहते हैं। और ये महिलाओं में ज्यादा आम क्यों है? क्योंकि प्राकृतिक रूप से महिलाओं में इन फॉलिकल्स का आकार पुरुषों की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। इसलिए आयोडीन की कमी का असर उन पर ज्यादा जल्दी और ज्यादा साफ तौर पर दिखाई देता है। तो चलिए विषाणु जनित रोगों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम खसरा या मीजल्स। ये पूरे शरीर पर असर डालता है, किसी एक अंग पर नहीं। नहीं, ये पूरे शरीर को प्रभावित करता है। इसका जो वायरस है वो मोरबीली वायरस कहलाता है। और इसके लक्षण कैसे पहचाने इसे? इसमें शरीर पर छोटे छोटे लाल दाने निकल आते, ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है। ठीक है। अगला रोग है हेपेटाइटिस। इसे तो आम भाषा में पीलिया भी कहते हैं, है ना? बिल्कुल, हेपेटाइटिस या पीलिया ये सीधे यकृत मतलब हमारे लिवर को प्रभावित करता है। और इसमें शरीर पीला क्यों पड़ जाता है? देखिए, जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो बिलीरुबिन नाम का एक पीला पदार्थ होता है। बिलीरुबिन? हाँ, बिलीरुबिन। इसकी मात्रा खून में बढ़ जाती है और शरीर पीला दिखने लगता है। अच्छा, तो इसके लक्षण यही है, पीलापन? हाँ, आंखें और नाखून पीले हो जाते हैं, पेशाब का रंग भी पीला होता है और बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। ये गंभीर भी हो सकता है। बहुत ज्यादा गंभीर मामलों में तो ये खून को पानी जैसा पतला कर सकता है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं रेबीज की। ये तो बहुत खतरनाक माना जाता है। हाँ, रेबीज ये अक्सर कुत्ते के काटने से फैलता है। और इसका असर कहाँ होता है? ये सीधा हमारे तंत्र का तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। ओह, तो ये दिमाग से जुड़ा है। बिल्कुल। और अगर सही समय पर इसके इंजेक्शन न लगे तो मरीज का व्यवहार बदलने लगता है। मैंने सुना है कि व्यवहार कुत्ते जैसा हो जाता है। हाँ, दुखद है पर सच है। जैसे पागल होना, भौंकने जैसी आवाजें निकालना और मुंह से लार बहना। बहुत ही भयानक है ये तो। अच्छा, दिमाग से जुड़ी एक और बीमारी है मेनिंजाइटिस। हाँ, मेनिंजाइटिस ये मस्तिष्क का ही एक रोग है। और इसमें क्या होता है? इसका मुख्य लक्षण है बहुत तेज बुखार। चलिए अब वायरस से आगे बढ़ते हैं और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों पर बात करते हैं। मलेरिया से शुरू करें। जरूर। मलेरिया ये हमारे लाल रक्त कणिकाओं मतलब आरबीसी और लिवर दोनों पर असर करता है। और ये होता किससे है? इसका प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम। और इससे फैलाता कौन है? इसे फैलाने का काम करती है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया में जो कंपकंपी के साथ तेज बुखार आता है वो इसका मुख्य लक्षण है? हाँ, बिल्कुल। कंपकंपी के साथ तेज बुखार मलेरिया की खास पहचान है। अगला है पायरिया। ये तो दांतों से जुड़ी समस्या है। हाँ, ये मसूड़ों की बीमारी है। किस प्रोटोजोआ से होती है? एंट अमीबा जिंजिविलिस। और लक्षण मसूड़ों से खून आना। अब एक बीमारी है जिसका नाम बड़ा अजीब है, सोने की बीमारी। हाँ, स्लीपिंग सिकनेस। इसका असर सीधा मस्तिष्क पर होता है। और इसका प्रोटोजोआ? इसका नाम है ट्रिपैनोसोमा और इसे फैलाती है सीसी मक्खी। सोने की बीमारी में होता क्या है? जैसा नाम है वैसा ही कुछ। हाँ, इसमें या तो बहुत ज्यादा नींद आती है या फिर बिल्कुल नींद नहीं आती। साथ में तेज बुखार भी रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेचिश की, जिसे डायरिया भी कहते हैं। पेचिस हमारी आंतों को प्रभावित करती है। इसका कारक क्या है? इसका प्रोटोजोआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और लक्षण? इसमें दस्त के साथ श्लेष्म और खून आता है। और इस लिस्ट में आखिरी है कालाजार। हाँ, कालाजार। ये अस्थि मज्जा मतलब बोन मैरो पर असर डालता है। इसका प्रोटोजोआ और वाहक कौन है? इसका प्रोटोजोआ है लिशमेनिया डोनोवानी और इसे बालू मक्खी फैलाती है। और इसमें भी बुखार आता है? हाँ, इसमें भी तेज बुखार एक मुख्य लक्षण है। तो ये थे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब कवक यानी फंगस से होने वाली बीमारियों को समझते हैं। दमा या अस्थमा से शुरू करते हैं। हाँ, दमा ये सीधे हमारे फेफड़ों मतलब लंग्स पर असर करता है। और इसका कारण कौन सा फंगस है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। दमा के लक्षण तो हम सब जानते हैं, सांस लेने में दिक्कत। हाँ, सांस लेने में कठिनाई होती है, खासकर रात में या फिर व्यायाम करते समय। लगातार खांसी या छींक आना भी इसके लक्षण है। अगला है एथलीट फुट। ये क्या है? ये पैरों की त्वचा से जुड़ी बीमारी है। इसका फंगस कौन सा है? टीनिया पेडिस। इसमें
पैरों की त्वचा कटने फटने लगती है और मोटी हो जाती है। अब बात करते हैं खाज की। खाज या स्केबीज, ये त्वचा मतलब स्किन की बीमारी है। और ये किससे होती है? इसका कारक है एकरस स्केबीज। इसमें त्वचा में बहुत तेज खुजली होती है और सफेद दाग पड़ जाते हैं। फंगस से जुड़ी अगली समस्या है गंजापन। हाँ, बॉल्डनेस। ये सिर के बालों पर असर डालती है। ये भी फंगस से हो सकता है? हाँ, टिनिया कैपिटिस नाम का फंगस इसका कारण हो सकता है। हाँ, इसमें सिर के बाल धीरे धीरे गिरने लगते हैं। लेकिन ये तो आनुवंशिक भी होता है ना? हाँ बिल्कुल, ये आनुवंशिक भी हो सकता है। और इस श्रेणी में आखिरी रोग है दाद। दाद यानी रिंगवॉर्म। ये भी त्वचा का ही इन्फेक्शन है। इसका फंगस कौन सा है? ट्राइकोफाइटॉन लेरुकोसम। इसमें त्वचा पर लाल रंग के गोल गोल दाने पड़ जाते हैं। तो ये थे फंगस से होने वाले रोग। अब हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आनुवंशिक रोगों पर चर्चा करेंगे। पहला है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस। इसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता। उसे रंग दिखते कैसे हैं? उसे लाल रंग भी हरा दिखाई देता है। और ये होता क्यों है? ये एक जेनेटिक गड़बड़ी और स्त्रियां इस रोग की मुख्य वाहक मतलब कैरियर होती हैं। अगला है हीमोफीलिया। ये तो बहुत गंभीर आनुवंशिक रोग है। हाँ, हीमोफीलिया में चोट लगने पर खून का थक्का नहीं जमता। मतलब खून बहता रहता है? हाँ, आमतौर पर थक्का 2 से 5 मिनट में जम जाता है, लेकिन इस रोग में खून घंटों तक बह सकता है। इसके बारे में एक ऐतिहासिक बात भी है ना? हाँ, माना जाता है कि इसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी। अब बात करते हैं टर्नर सिंड्रोम की। टर्नर सिंड्रोम, ये रोग सिर्फ स्त्रियों में होता है। इसमें होता क्या है? इसमें गुणसूत्रों मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या 46 के जगह 45 रह जाती है। और इसका असर क्या होता है? इससे जननांग अविकसित रह जाते हैं, जिससे बांझपन मच जाता है। ठीक है। अगला है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहा जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इससे ग्रसित व्यक्ति मंद बुद्धि होता है, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी और शारीरिक ढांचा भी अनियमित होता है। और आखिर में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये रोग सिर्फ पुरुषों में होता है। इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या में गड़बड़ी होती है। हाँ, इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 की जगह 47 हो जाती है। और पुरुषों पर इसका क्या असर पड़ता है? इसमें पुरुषों के वृषण मतलब टेस्टिस अविकसित रह जाते हैं और स्तनों का विकास स्त्रियों की तरह होने लगता है। और इससे क्या होता है? इससे पुरुष नपुंसक हो जाते हैं। इतनी सारी बीमारियां हैं, इन्हें याद रखना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, इसीलिए कुछ मजेदार ट्रिक्स हैं याद रखने के लिए। अरे वाह, बताइए। जैसे वायरस से होने वाले रोगों के लिए एक लाइन है, रेखा हमें हिट करके पोएचे मतलब पीछे छोड़ गई। अच्छा, इससे कौन कौन से रोग याद रहेंगे? इससे रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोद और इन्फ्लुएंजा, ये सब याद रहते हैं। ये तो कमाल की ट्रिक है। और जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के लिए? उसके लिए है, दादी को टिप ने शिकागो में छोड़ा है। और प्रोटोजोआ के लिए? प्रोटोजोआ के लिए बहुत आसान है, पापा काम पे सोते हैं। इसका मतलब पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिश और सोने की बीमारी। बहुत बढ़िया। और फंगस के लिए? फंगस के लिए है गंजा दामाद खाए फ्रूट, यानी गंजापन, दमा, दाद, खाज और एथलीट फुट। बिल्कुल, एंडोक्राइन सिस्टम। इसे शरीर का सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क भी कह सकते हैं। हाँ, मतलब हम सब ने ग्लैंड्स या ग्रंथियों के बारे में तो सुना ही है, पर ये हैं क्या? ये काम कैसे करती हैं? सबसे पहले ग्लैंड यानी ग्रंथि की एक सरल सी परिभाषा क्या होगी? देखिए, ग्रंथि शरीर का एक अंग है जिसका काम है किसी विशेष काम के लिए पदार्थों का उत्पादन करना और उन्हें छोड़ना। उत्पादन और विमोचन। वो इस बात पर है कि ये अपने उत्पाद को भेजती कहाँ है। अच्छा, तो पहला प्रकार कौन सा है? पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड या बहिर्स्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन। हाँ, ये डक्ट यानी नलिकाओं का इस्तेमाल करती हैं। ये एक तरह की टारगेटेड डिलीवरी सर्विस है। मतलब इनका एक तय रास्ता है। बिल्कुल, ये एंजाइम्स का स्राव करती हैं, जैसे पसीना, आंसू या लार। इनका असर एक खास जगह पर ही होता है। ठीक है, और दूसरा प्रकार? दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, और ये एकदम अलग तरीके से काम करती हैं। इनमें नलिकाएं नहीं होती है ना? हाँ, ये डक्टलेस होती हैं। ये हार्मोन्स को सीधे खून में छोड़ देती हैं। सीधे ब्लड स्ट्रीम में? जी, ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज जैसा है जो पूरे शरीर में जाता है और इसका असर भी बहुत व्यापक होता है। और एक तीसरा प्रकार भी है शायद? हाँ, मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। ये दोनों काम करती हैं, नलिकाओं के जरिए भी और सीधे खून में भी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। अरे वाह, यहाँ पर सोर्स में एक बहुत दिलचस्प बात समझाई गई है कि हार्मोन्स को खून में ही क्यों जाना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन का उदाहरण है ना? हाँ बिल्कुल। सोचिए, अगर ये हार्मोन किसी नली
भूमिका के जरिए सिर्फ हमारे हाथ में पहुंचता तो सिर्फ हमारा हाथ ही बड़ा होता जाता। सही बात है। ये एक छोटी सी बात पूरे सिस्टम के काम करने के तरीके को एकदम साफ कर देती है। बिल्कुल, पूरे शरीर की एक साथ ग्रोथ के लिए संदेश का पूरे शरीर में पहुंचना जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं एंडोक्राइन सिस्टम की गहराई में जाएं, सोर्स में कुछ मुख्य एक्सोक्राइन ग्रंथियों का भी जिक्र है। हाँ, वो भी काफी रोचक हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड या स्वेद ग्रंथि, जिससे पसीना निकलता है। जी, जिसमें ज्यादातर तो पानी ही होता है, पर उसके साथ साथ नमक और कुछ मात्रा में यूरिया भी होता है। और एक बहुत अनोखी ग्रंथि है, मेबोमियन ग्लैंड। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। ये ग्रंथि हमारी आंखों में आने वाले कीचड़ और तेल के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, तो वो कीचड़ असल में एक जरूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, वो तेल हमारी आंखों को नम रखने में मदद करता है। और एक लैक्रिमल ग्लैंड भी है, अश्रु ग्रंथि, जो आंसू बनाती है। ये आंसू पंक्टम नाम की एक जगह पर जमा होते हैं, जहाँ से रोने पर वो सबसे पहले बाहर आते हैं। तो ये सब तो हो गई एक्सोक्राइन। जी, इनके अलावा सेबेशियस ग्लैंड भी है, जो शिवम बनाती है, मतलब हमारी नाक के पास की चिकनाहट, और पाचन में मदद करने वाली गैस्ट्रिक और सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं। लिवर भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है। ठीक है, अब आते हैं इस चर्चा के मुख्य किरदारों पर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और इनमें सबसे प्रमुख है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथ। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड, लेकिन ये होती कहाँ है? ये हमारे मस्तिष्क में कपाल की स्फेनॉइड हड्डी में एक छोटे से गड्ढे में स्थित होती है, और इसका वजन केवल 0.5 ग्राम, बहुत ही छोटी, सिर्फ आधा ग्राम। और इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दूसरी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। लेकिन एक मजेदार बात ये है कि इसे खुद हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अच्छा, तो ये मैनेजर है, असली बॉस कोई और है? आप बिल्कुल सही समझे, हाइपोथैलेमस ही असली मास्टर है। तो चलिए देखते हैं कि ये मैनेजर यानी हमारी मास्टर ग्लैंड कौन कौन से जरूरी हार्मोन्स बनाती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या STH, जिसे हम आम भाषा में ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन। जी, और शरीर पर इसका प्रभाव इसके संतुलन पर निर्भर करता है। मतलब अगर ये ज्यादा निकले तो भीमकायत्व यानी जाइगेंटिज्म होता है, जिसमें शरीर की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक हो जाती है। और एक और स्थिति का जिक्र है एक्रोमेगेली। हाँ, एक्रोमेगेली में शरीर के कुछ हिस्से जैसे उंगलियां या जबड़ा बेडौल तरीके से बड़े हो जाते हैं। और अगर ये कम निकले तो बौनापन होता है, मतलब ड्वार्फिज्म। व्यक्ति की लंबाई सामान्य से कम रह जाती है। तो ये सिर्फ विकास की बात नहीं है, ये मास्टर ग्लैंड और क्या क्या करती है? सोर्स में लैक्टोजेनिक हार्मोन LTH का भी उल्लेख है। हाँ, LTH महिलाओं में शिशुओं के लिए स्तनों में दूध के स्राव को प्रेरित करता है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण हार्मोन है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन या GTH, जो जनन अंगों को नियंत्रित करता है। और ये आगे 2 भागों में बटा है, सही है? जी, FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH ये महिलाओं में अंडाशय के अंदर फॉलिकल्स की वृद्धि में मदद करता है, जो अंडाणु बनाने के लिए जरूरी है, और इसकी कमी से बांझपन भी हो सकता है। और दूसरा है LH यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन को स्रावित करवाता है। तो ये दोनों ही बहुत जरूरी हैं। हाँ, और LH पुरुषों में शुक्राणु के विकास के लिए भी आवश्यक है। एक और हार्मोन का जिक्र है जो मास्टर ग्लैंड की मैनेजर वाली भूमिका को एकदम सटीक रूप से दिखाता है, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बिल्कुल, इसके तो नाम से ही इसका काम पता चल रहा है। हाँ, ये सीधे सीधे थायराइड ग्रंथि को बताता है कि उसे क्या करना है। जी, और TSH के सिग्नल पर काम करने वाली ये थायराइड ग्रंथि हमारे गले में श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, जिसके लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। हाँ, आयोडीन इसका मुख्य कच्चा माल है। और अगर इस थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है? हाँ, इसकी कमी से कई समस्याएं हो सकती हैं, जैसे बच्चों में क्रिटिनिज्म या जड़ मानवता। क्रिटिनिज्म, इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों का मानसिक और शारीरिक दोनों विकास रुक जाता है और वे मंदबुद्धि हो सकते हैं। जी, ये तो बहुत गंभीर है। और वयस्कों में मिक्सोडीमा होता है। इसमें मेटाबॉलिज्म, हृदय गति और रक्तचाप सब कुछ कम हो जाता है। मतलब शरीर एक तरह से धीमा पड़ जाता है। बिल्कुल, और अगर लंबे समय तक कमी रहे तो ये जनन कार्य को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ मामलों में व्यक्ति गूंगा और बहरा भी हो सकता है। और एक बीमारी है घेंघा रोग या गॉइटर। जी, ये भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि का आकार बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, वो ज्यादा हार्मोन बनाने की कोशिश में बड़ी हो जाती है। हाँ, वो ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करती है और सूझ जाती है। पिछली बार हमने ग्रंथियों के प्रकारों पर बात की थी, तो चलिए एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं। इन तीनों में बहिस्त्रावी, एक्सोक्राइन, अंतःस्त्रावी, एंडोक्राइन और मिश्रित, मिक्स्ड
मुख्य फर्क क्या है? बिल्कुल। तो सबसे बड़ा अंतर है डिलीवरी का तरीका, मतलब स्राव कहा जा रहा है। बहिस्रावी ग्रंथियां या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना स्राव जैसे कि एंजाइम एक पाइपलाइन यानी डक्ट में छोड़ती हैं। अच्छा, जैसे हमारी आंखों से निकलने वाले आंसू? एकदम सही। उनका एक तय रास्ता है, पॉइंट टू पॉइंट डिलीवरी। वहीं दूसरी तरफ अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो अपना पैकेज यानी हार्मोन सीधे खून में छोड़ देती हैं। पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए? जी, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन को सिर्फ हाथ या पैर तक नहीं बल्कि पूरे शरीर तक पहुंचना होता है। और फिर आई मिश्रित ग्रंथियां, वो हाँ। दोनों काम करती हैं? हाँ, वो दोनों काम करती हैं, एंजाइम को नलिकाओं में और हार्मोन को सीधे खून में। ठीक है, ये एकदम साफ हो गया। तो आज की चर्चा शुरू हो रही है थायराइड ग्रंथि से, जो हमारे गले में होती है। एक खास हार्मोन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, थायरा कैल्सिटोनिन। ये क्या करता है? तो यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। थायरा कैल्सिटोनिन का मुख्य काम है खून में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। कैल्शियम मतलब हमारी हड्डियों और दांतों के लिए जो जरूरी है? बिल्कुल। जब खून में कैल्शियम बढ़ जाता है तो ये हार्मोन उसे निकालकर हड्डियों में जमा कर देता है। ये संतुलन बहुत बहुत जरूरी है। और अगर ये संतुलन बिगड़ जाए तो, मतलब इस हार्मोन की कमी हो जाए? अगर कमी हो तो हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं। और अगर ये बढ़ जाए तो, मतलब अधिकता हो जाए तो? हाँ, वो भी एक बड़ी समस्या है। उससे किडनी में पथरी, जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन्स, अच्छा। और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इसमें हड्डियां वो छिद्रपूर्ण हो जाती हैं। तो सिर्फ कैल्शियम लेना ही काफी नहीं है, शरीर को उसे मैनेज करना भी आना चाहिए। बिल्कुल, संतुलन ही सब कुछ है। थायराइड के ठीक पीछे एक और ग्रंथि का जिक्र है, पैराथायरॉइड ग्रंथि। इसका क्या काम है? ये मटर के दाने के आकार की होती है और ये भी कैल्शियम को ही नियंत्रित करती है, लेकिन ठीक उल्टा काम करके। उल्टा काम मतलब? इससे पैराथॉर्मोन और कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलते हैं। जब खून में कैल्शियम कम हो जाता है तो ये हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम निकालकर खून में डाल देते हैं। एक मिनट, तो थायराइड खून से कैल्शियम हड्डियों में डाल रहा है और पैराथायरॉइड हड्डियों से निकालकर खून में डाल रहा है? जी, ये तो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये खिलाफ नहीं बल्कि एक परफेक्ट टीम की तरह काम कर रहे हैं। एक तरह की डबल चेक प्रणाली है ताकि कैल्शियम का स्तर हमेशा हमेशा सही बना रहे। कमाल है, ये तो एक डांस जैसा हुआ। खैर, अब आते हैं एड्रीनल ग्रंथि पर। यह हमारी किडनों के ऊपर एक टोपी की तरह होती है ना? आपने बिल्कुल सही कहा। इसके दो भाग हैं, बाहरी हिस्सा कॉर्टेक्स और अंदरूनी हिस्सा मेडुला। ठीक है, तो पहले बाहरी कॉर्टेक्स की बात करते हैं। इससे कौन से हार्मोन निकलते हैं? कॉर्टेक्स से मुख्य रूप से 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं। पहला है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये शरीर में पानी और खनिज लवण यानी मिनरल्स के स्तर को नियंत्रित करता है। अच्छा, पानी का संतुलन बनाए रखने की वजह से इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। जीवन रक्षक, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके बिना हमारे शरीर का फ्लूइड बैलेंस बिगड़ जाएगा, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा और पूरा सिस्टम ठप पड़ सकता है। तो हाँ, ये सच में जीवन रक्षक है। समझ गए। दूसरा कौन सा है? दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और तीसरा? और तीसरा है लिंग हार्मोन। जी। पुरुषों में एंड्रोजन्स और महिलाओं में एस्ट्रोजन। एक मिनट, लिंग हार्मोन यहाँ से भी? मुझे लगा था इनका स्रोत कहीं और होता है। बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, इनकी थोड़ी मात्रा एड्रिनल कॉर्टेक्स से भी निकलती है। ये मुख्य स्रोत नहीं है, पर इनकी एक सहायक भूमिका होती है। ठीक है, अब आते हैं अंदरूनी हिस्से पर, मेड्यूला पर। यहीं से वो मशहूर हार्मोन निकलता है ना? हाँ, यहीं से एड्रिनलिन निकलता है, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। लड़ो या भागो वाला हार्मोन। बिल्कुल। इसे फाइट और फ्लाइट या आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। जब हम तनाव में होते हैं या डर में या टेंशन में, तो यही हार्मोन हमारे शरीर को तुरंत एक्शन के लिए तैयार करता है। कैसे? ये करता क्या है असल में? ये तुरंत खून में ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है। इससे शरीर को तत्काल ऊर्जा मिलती है और हम उस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वाह, चलिए अब दो बहुत ही दिलचस्प ग्रंथियों की बात करते हैं। पहली है पीनियल ग्रंथि, से तीसरी आंख कहा गया है। और ये मस्तिष्क के लगभग केंद्र में स्थित शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। स्लीप वेक साइकिल को नियंत्रित करना है, इसीलिए इसे शरीर की जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। तो मेरे दिमाग में एक अलार्म क्लॉक है। आप ऐसा समझ सकते हैं, जब अंधेरा होता है तो ये मेलेटोनिन हार्मोन बनाती है, जिससे हमें नींद आती है, और रोशनी में इसका उत्पादन कम हो जाता है। और दूसरी ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्लैंड बच्चों में बड़ी होती है और उम्र के साथ गायब हो जाती है। ये तो बहुत ही अजीब बात है।
ये अजीब जरूर है पर बहुत महत्वपूर्ण है। ये ग्रंथि हमारी छाती में दोनों फेफड़ों के बीच होती है और थाइमोसिन हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन टी कोशिकाओं यानी टी सेल्स के उत्पादन को बढ़ावा देता है। ये टी कोशिकाएं हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम के सैनिक हैं। तो ये एक तरह का ट्रेनिंग स्कूल हुआ हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। हाँ। पर ये उम्र के साथ छोटा क्यों हो जाता है? क्योंकि बचपन में हमारा इम्यून सिस्टम नया होता है और उसे ट्रेनिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। बड़े होने तक हमारी सेना प्रशिक्षित हो चुकी होती है। अच्छा, तो फिर ट्रेनिंग सेंटर की जरूरत कम हो जाती है। बिल्कुल, और यही एक कारण है कि वृद्ध लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अक्सर थोड़ी कमजोर हो जाती है। कौन सी ग्रंथि बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों है? हमारी हाइब्रिड ग्रंथि, अग्न्याशय, पैंक्रियास। ये एक मिश्रित ग्रंथि है, एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। लिवर। और दूसरी सबसे बड़ी? दूसरी सबसे बड़ी वही अग्न्याशय, पैंक्रियास। बहुत खूब।